आपसे परिचय करने आए हैं, आपसे संवाद करने आए हैं। आप कुछ बात बताने आए हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपकी बात सुनने आए हैं। आपको समझना चाहते हैं, आपकी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है और मैं बिहार के सासाराम जिले से आता हूँ। मेरे पिताजी बिहार सरकार में डॉक्टर थे और उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के सरकारी स्कूलों से हुई है। साइंस कॉलेज पटना में है, वहां से पढ़ने का अवसर मिला और उसके बाद की शिक्षा बिहार के बाहर के राज्यों में हुई। पढ़ाई खत्म करने के बाद 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, जिसको आप WHO UN कहते हैं। जो टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है, आपने देखा होगा, जो संस्थाएं ये काम करती हैं उसको सामूहिक तौर से संयुक्त राष्ट्र संघ मान सकते हैं। 10 साल वहां पर काम किया, 3 साल पहले भारत में, उसके बाद अमेरिका में थे और फिर 5 वर्ष अफ्रीका में काम करते थे। जिस वजह से आप मुझे पहचानते हैं, जो मेरा परिचय आप जानते हैं, जिसको मीडिया राजनीतिक सलाहकार और चुनाव का रणनीतिकार बताती है, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझ में राजनीति की ऐसी कोई समझ नहीं है। देश में और बिहार में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको मेरे से बहुत बेहतर राजनीतिक और सामाजिक समझ है। कभी कभी आपको अवसर मिल जाता है और आप अपना कुछ प्रयास करते हैं, फिर माता पिता का आशीर्वाद है और कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नियति है, जिसकी वजह से आपको कुछ बन जाने का मौका मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे से हम ज्यादा होशियार हैं। बहुत समाज में लोग हैं जिनकी समझ, जिनकी ताकत मेरे जैसे व्यक्ति से बहुत ज्यादा है। 2011 से 2021 तक 10 साल तक, जिसको आप चुनाव का प्रबंधन कहते हैं, वो काम करते थे। 10 साल में कुल 11 चुनाव से जुड़े रहे, 1 लोकसभा का और 10 राज्यों में। यूपी का 2017 का चुनाव अगर आप छोड़ दें तो भगवान की कृपा से कोई चुनाव कभी हारे नहीं। 2014 में लोकसभा और उसके बाद 10 राज्यों में कोई चुनाव नहीं हारे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिन लोगों से के साथ चुनाव कर रहा था उनसे बेहतर हूं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चुनाव हार गए वो मेरे से कमजोर या कम समझ के लोग थे। आपने प्रयास किया और आगे भगवान ने आपने प्रयास किया और भाग्य ने आपका साथ दिया तो आप कुछ बन जाते हैं। बहुत लोग बताते हैं कि मोदी जी के साथ कैसे काम कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के साथ कुपोषण पर काम करने आए। एक लेख लिखा था 2011 में, जिसमें बताया था कि देश के जो अग्रणी राज्य है, जो धनी राज्य है, वहां कुपोषण की समस्या कितनी बड़ी है। उसी संदर्भ में गुजरात का जिक्र हुआ था। उनके लोगों ने संपर्क किया। तब मैं अफ्रीका में रहता था। फिर 6-7 महीने तक बातचीत चली और गुजरात आए कुपोषण पर काम करने। दूर दूर तक कहीं राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे नियति ऐसी है कि दूसरा रास्ता पकड़ लिया और एक दिन में नहीं हुआ। लोगों को लगता है कि आप किसी नेता, किसी पार्टी के सलाहकार हो जाएंगे और उसको बताने लगेंगे कि क्या करना है। ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए कि एक दिन भाषण लिखने का आपको मौका मिला, पहले से भी कुछ लोग भाषण लिखते होंगे, आपने दूसरे से अच्छा लिखा तो आपको भाषण लिखने की जिम्मेवारी मिल गई। आपने फेसबुक शुरू किया,
सोशल मीडिया शुरू किया। पहले कोई नहीं जानता था, फिर आपको वो जिम्मेवारी भी मिल गई। आपने मोबाइल का उपयोग करना शुरू किया, फिर वो जिम्मेवारी भी मिल गई। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मीडिया जैसे बताती है कि इनके रणनीतिकार थे, इनके सलाहकार थे, ऐसा नहीं होता है। एक एक ईंट करके जोड़ना पड़ता है। हर दिन अपने प्रयास से, अपनी क्षमता से दूसरे से बेहतर कीजिएगा, तभी कोई आपकी बात मानेगा। 2021 में बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए। उस दिन मैंने पब्लिकली घोषणा की कि अब ये काम दोबारा नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है कि उस काम में कुछ खराबी है, काम बड़ा ही है। लोगों को आज भी भरोसा नहीं होता है कि वो काम छोड़ दिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं इनको काम करने के लिए। आप प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, देश में जिसको भी आप बड़ा नेता मानते हैं उसके साथ उठते बैठते हैं, फिर उस काम को क्यों छोड़ दिया? काम को इसलिए छोड़ दिया कि उससे बड़ा कुछ करना चाहते हैं। तय किया है कि बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जिस मिट्टी से उठ कर गए हैं, इस राज्य को बदलने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। बंगाल के चुनाव के दौरान आपने सुना होगा, चुनाव के नतीजों से पहले मैंने कहा था कि अगर भाजपा को 100 से ज्यादा सीट आएगी तो काम छोड़ देंगे। ऐसा क्यों कहा था? मेरे 10 साल के इतिहास को अगर आप देखेंगे, मैं चुनाव परिणामों से पहले कभी ये घोषणा इस तरह की नहीं करता। मैं आपको संदर्भ बता रहा हूँ। अमित शाह जी भाजपा के बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने बताया कि बंगाल चुनाव में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट आएगा। ममता बनर्जी के जो लोग थे पार्टी में, बहुत सारे नेता छोड़कर भाजपा चले गए। एक पार्टी की मीटिंग हो रही थी जिसमें लोगों ने बताया कि प्रशांत जी आप तो प्रोफेशनल आदमी हैं, आप चुनाव का परिणाम आने के बाद अगर हम लोग हार गए तो भी आप तो चले जाएंगे, हम लोग का क्या होगा? इसीलिए मैंने कहा कि अगर चुनाव हार गए तो सबसे पहले काम हम छोड़ देंगे। ये मेरा स्वभाव है। अगर आपका हाथ पकड़े हैं तो मेरी गर्दन कटने से पहले आपकी गर्दन नहीं कट सकती है। पकड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर पकड़ लिया तो जब तक हमारा विकेट नहीं गिर जाए तब तक हमारे साथ वाले का विकेट गिरेगा नहीं। ये गांठ बांध कर रखिए। इसीलिए ये बयान दिया था। लेकिन संजोग देखिए कि जो कहा था वैसे ही हो गया। लेकिन फिर भी तय किया कि अब इस काम को नहीं करना है। जब शिखर पर हैं तो छोड़ देना चाहिए। बाकी बाद में क्या होगा कोई जानता नहीं। अब बिहार क्यों आए हैं और बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार से ये मेरा पहला नाता नहीं है। 2015 में बिहार आए थे और अपनी पुरानी भूमिका में महागठबंधन का चुनाव का प्रबंधन किया था और लोगों के सहयोग से महागठबंधन को बहुत भारी बहुमत मिला था 2015 में। आपको याद होगा, आपको महागठबंधन याद है। 7 निश्चय सरकार चलाएंगे। 7 निश्चय कैसे बनाया गया? वो किसी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की सोच नहीं थी, वो बिहार के लोगों ने बताया था। आपको याद होगा 2015 में मोदी जी आए थे, उन्होंने 1,60,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी ना? बिल्कुल। उसके बाद लोगों ने बताया कि अब कोई आदमी रोक नहीं सकता है, भाजपा ही चुनाव जीतने वाली है। हम लोग गांव में सर्वे करने गए, पता करने गए कि पैकेज के आधार पर कितने लोग वोट करने वाले हैं। लोगों से पूछा कि पैकेज चाहिए कि कुछ दूसरा चाहिए। लोगों ने बताया कि पैकेज में कितना जीरो है यही नहीं समझ में आ रहा है। 1,60,000 करोड़ बहुत होता है, लोगों को समझ में नहीं आई बात।
लोगों ने ये बताया कि सर समाज में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगार लड़कों को कुछ मदद होनी चाहिए। इसलिए 7 निश्चय का पहला निश्चय क्या था? बेरोजगार लोगों को 1000 रुपए का मासिक सहायता सरकार की ओर से। हमको मालूम है आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि वो बनाया कैसे गया था। लोगों ने बताया कि 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई फिर भी हो जाती है, उसके आगे की पढ़ाई के लिए ज्यादातर परिवारों के पास आर्थिक साधन नहीं है। इसलिए 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई। लोगों ने ये बताया कि उद्योग जब लगेगा तब लगेगा, लेकिन घर के सामने जो नली है उसमें पानी भर जाता है, बरसात में पानी घर में घुस जाता है, जीना दूभर हो जाता है। इसलिए 7 निश्चय में नली और गली के पक्कीकरण की बात कही गई। जब गांव में गए तो देखा कि सरकारी चापाकल उसके घर के सामने गड़ता है जिसकी सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज्यादा है। इसीलिए हर घर नल के जल की बात कही गई। ये आपको सारा एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? 2 बात थी। एक, ये बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं, इनको जानकारी होगी। ऐसी बात नहीं है। समाज के लोगों की जानकारी जो है वो सब पर भारी है। उस समय मोदी जी को भी सब दुनिया भर के लोगों ने अच्छा बताया होगा, लेकिन उनको ये बात नहीं पता चली। लोगों ने बताया कि ये होना चाहिए। और दूसरी बात एक और इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार आपके मन के मुताबिक बन भी जाए, उसका एजेंडा भी अगर आप तय कर दें, तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था बदल जाए। हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार हम बन गई, उसका एजेंडा भी तय कर दिया। 3,15,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होने थे, लेकिन आज तक बिहार में व्यवस्था बदली नहीं है। यहाँ पर हम 7 निश्चय का मूल्यांकन करने नहीं आए, आपको ये बताने आए कि समाज में वो ताकत है, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए और उसको कैसे किया जा सकता है। बिहार में इस चीज को समझने की जरूरत है। आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग बिहार में रहते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज्यादा गरीबी से रेखा के नीचे रहने वाले लोग इसी राज्य बिहार में रहते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो ज्यादातर लोग बताएंगे कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ सरकार के काम नहीं करने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर बिहार की स्थिति को समझना है तो आपको पीछे का 60 साल का समझना होगा। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में, सबसे आगे के राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप सबसे आगे से आज सबसे पीछे हो गए? आपको इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा। कोई राजनीतिक विश्लेषक ये आपको बात बताएगा नहीं। 1967 से 1967 से आप हर साल किसी न किसी राज्य से किसी न किसी विकास के मानक पर पीछे छूटते जा रहे हैं। बहुत लोग बताते हैं कि लालू जी आए तो सब खराब हो गया, वो ठीक बात है, लेकिन 1990 में ही बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बन गया था, लालू जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले। ऐसा कैसे हो गया? किसी लेख में जिक्र नहीं है, कोई पत्रकार बात नहीं करता है। अगर आंकड़ों को देखिएगा तो आप चलेगा ये गिरावट 1967-68 से शुरू हुई। 1967 से 90 के बीच में बिहार में 23 साल में 25 सरकार बनी। 23 साल 25 सरकार। राजनीतिक उथल पुथल के उस दौर ने विकास को हाशिए पर ढकेल दिया। किसी को पता नहीं है कि 25 मुख्यमंत्री आए और गए। यहाँ बैठे हुए सारे लोग अगर अपनी ताकत लगा ले
तो भी 25 मुख्यमंत्री का नाम आपको याद नहीं आएगा। ये वो दौर है जब बिहार अगड़े सबसे आगे के राज्यों से फिसल कर सबसे नीचे आ गया। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि राजनीतिक अस्थिरता ने बिहार को पीछे ढकेला। 90 में लालू जी आए, उन्होंने बताया कि बिहार के विकास के लिए आर्थिक विकास से ज्यादा सामाजिक न्याय होना चाहिए। मैं सामने से कह रहा हूं कि लालू जी के राज के शुरुआती सालों में समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनको जरूर कुछ बल मिला, आवाज मिली। ये मानने में कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है उनके बाद के सालों में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, लोगों ने उनके राज को जंगल राज भी बताया। लेकिन सामाजिक न्याय पर जो उनका दावा है उसको कम या ज्यादा मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, गाली गलौज का मतलब नहीं है। उसके बाद नीतीश जी हैं, सरकार चला रहे हैं 2005 से, और उनका दावा है कि उन्होंने बिहार में विकास किया है। बिल्कुल ठीक बात है, विकास हुआ है, लेकिन विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ पाए। विकास हुआ है, सड़क बनी है, बिजली आई है, लेकिन दूसरे राज्य आपसे बहुत आगे निकल गए, अब आपकी पकड़ में आने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चों को आज भी यहाँ से बाहर जाकर काम करना पड़ता है। बाहर का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी, पंजाब का आदमी, कर्नाटक का आदमी बिहार में आकर काम नहीं करता है, यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि नीतीश जी का विकास अगर उसकी बात मान भी लें तो भी विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले आपकी स्थिति बेहतर हो। यही कारण है कि आज भी बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो बिहार में ये स्थिति क्यों है? एक वजह ये है कि यहाँ राजनीतिक जड़ता आ गई है। 1975 के बाद इस राज्य में कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ है। जो लोग भी इस राज्य को चला रहे हैं, चाहे लालू जी हो या नीतीश जी या सुशील कुमार मोदी, ये सब 1975 की आंदोलन की पौध हैं। उसके बाद आज 47 साल में कोई नई लीडरशिप नहीं आई है। तो हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? जो आदमी माइक लेकर मंच पर खड़ा होता है वो यही बताता है कि हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हमी में वो ताकत है, मेरे में वो सोच है, हम पर भरोसा कीजिए, वोट दे दीजिए, आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मैं आपको आपके सामने कैमरे पर बता रहा हूँ कि मेरी वो ताकत नहीं है। 13 करोड़ लोगों की जिंदगी और 70 साल का पिछड़ापन ये कोई प्रशांत किशोर ठीक नहीं कर सकता है। कोई एक दल या व्यक्ति अगर ऐसा दावा कर रहा है तो दो ही बात हो सकती है, या तो आदमी नासमझ है, उसको पता ही नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से सबको बेवकूफ बना रहा है, बनने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? समाज की वो ताकत है, बिहार के लोगों के पास वो ताकत है, उनको एक साथ आने की जरूरत है। एक साथ एक मंच पर आए और वो मिलकर प्रयास करेंगे तो ही बिहार का आगे विकास का रास्ता खुल सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। देश में 40% जिलों में, बिहार में नहीं, देश के 700 से ज्यादा जो जिले हैं उसमें 40% जिले ऐसे हैं जिसमें डीएम और एसपी में एक लड़का बिहार का है। जितनी तकनीकी संस्थाएं हैं देश में, उसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों में 20 से 25% लोग बिहार के हैं। ये आपको क्या बताता है
कि बिहार के लड़के बेवकूफ नहीं हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, बिहार की व्यवस्था ने उनको बांध रखा है। उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आप देखते हैं ना, दिल्ली में, बॉम्बे में जब बिहार के लोग काम करते हैं, कोई गाली गलौज कर देता है, कोई मारपीट कर देता है, तो यहाँ के नेता बताते हैं कि बिहार के लोगों की इतनी ताकत है कि अगर दिल्ली में काम करना बंद कर दें तो दिल्ली में सब्जी नहीं मिलेगा, बॉम्बे में कूड़ा करकट साफ नहीं होगा। ये गौरव की बात नहीं है। अगर बिहार के लड़के जाकर ठेला पर सब्जी बेच रहे हैं दिल्ली में, तो ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब वो लड़के सब्जी यहाँ पैदा कर रहे होते और दिल्ली और बॉम्बे में वो सब्जी ट्रेन और प्लेन से यहाँ से जाता, वो गौरव की बात होती। लड़के यहाँ पर कमा रहे होते, रोजगार कर रहे होते, 4 लोगों को नौकरी दे रहे होते और किसी का गाली गलौज सुनकर उनको बाहर काम नहीं करना पड़ता। लोग बताते हैं कि बिहार के लोग नहीं रहे तो मुंबई में सुबह में कचरा नहीं निकलेगा। हम लोग कचरा निकालने के लिए पैदा हुए हैं। बिहार के लोग कचरा निकालने वाले लोग हैं। कर्नाटक के लोग आकर बिहार में कचरा निकालेंगे? कोई नहीं निकालता है। कोई काम ये आदमी शौकिया नहीं करता है। अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पर साधन नहीं है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, वो यहाँ पर बनना चाहिए। कैसे बनेगा? सब लोगों को मिलना होगा। जो बात लिखी है, सही लोगों को, समाज में जो सही लोग हैं, जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको बिहार के मुद्दों की समझ है, जो समाज को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकत्र करने की बात है। अब आप पूछिएगा कि कैसे पता चलेगा कि सही कौन और गलत कौन? किसके माथे पर लिखा है कि सही आदमी है? बिल्कुल ठीक बात है, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही व्यक्ति कौन है। लेकिन दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही से मक्खन निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। वैसे समाज से अगर अच्छे आदमी को ढूंढ कर निकालना है तो समाज को मथना पड़ेगा, हजारों लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे परिचय करना पड़ेगा, उनके माध्यम से सही लोगों को ढूंढना पड़ेगा। वही काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, अपने नाम का झंडा, बैनर, पोस्टर भी नहीं लगा रहे हैं। आपने बाहर लगाया हुआ है लेकिन अपने नाम का झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगा रहे हैं। आपसे क्या कह रहे हैं कि आप समाज में जो सही व्यक्ति है उसको ढूंढने में और उस तक पहुंचने में मदद कीजिए। इस बात को आगे बढ़ाइए। अगर आपके गांव में कोई लड़का है, कोई शिक्षक है, कोई समाज सेवी है, जो भी व्यक्ति जो आपकी नजर में अच्छा है, उससे मिलने में मदद कीजिए ताकि उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया जाए, उसको चुनाव लड़ाया जाए। अब आप कहिएगा कि ये सब बात करने से चुनाव कैसे जीतिएगा? एक चीज बता रहे हैं, चुनाव अभी 3.5 साल के बाद है। और जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी ये पता है कि और इस लड़के को कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने खूब आता है। जिस आदमी का हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे वो हारेगा नहीं, और अगर कहीं हार भी गया तो इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा कर देंगे। चुनाव की चिंता मत कीजिए। जो लिखने वाले हैं, जो बता रहे हैं कि लहर है, उनको पता नहीं है कि लहर कैसे बनी। पूछिएगा कि 2014 में कैसे हार गए? बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, सारे जातिगत समीकरण सब ध्वस्त हो गया। कैसे? तो बताएगा कि मोदी जी की लहर थी। उससे पूछिए कि मोदी जी की लहर कैसे बनी, तो उसको पता नहीं है। लहर बनाने के लिए सालों तक पसीना बहाना पड़ता है, वही यहाँ कर रहे हैं। कोई चुनाव नहीं है। आगे आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल पसीना बहाना पड़ेगा, समाज में जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा। इसी दिशा में अभी से लेकर सितंबर तक अगले 4 महीने
जैसे आपके साथ यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे संवाद करने आए हैं, आपसे परिचय करने आए हैं, यही काम अगले 4 महीना तक करने वाले हैं। 5 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मैंने पटना में, उसमें बताया था कि 17.5 से 18,000 लोग ऐसे हैं जो अपने यहाँ बुलाकर ऐसी मीटिंग करना चाहते हैं। अब वो संख्या बढ़ के हो गई 70,000। 70,000 लोगों ने अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने ऑफिस में, अपने खलिहान में बुलाया है। क्यों बुलाया है? वो मेरी ताकत नहीं है, वो समाज की छटपटाहट है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। जिस बिहार में आप और हम रहते हैं, हमारे बच्चों को इससे बेहतर बिहार मिलना चाहिए। वो प्रयास है। इसलिए 4 महीना ये काम करेंगे, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। इसलिए 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। 3000 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सड़क पर नहीं, नेशनल हाईवे पर नहीं, एक गांव से दूसरे गांव, जब तक बिहार के सब गांव तक पहुंचा ना जाए, जब तक हर गली मोहल्ले पंचायत तक पहुंचकर लोगों से परिचय न कर लिया जाए, लोगों से बात न सुन ली जाए, तब तक रुकने वाले नहीं हैं। और पदयात्रा ऐसी नहीं कि 10 दिन किए और 2 दिन जाकर पटना में आराम करेंगे। एक बार चलना शुरू करेंगे तो हम लोग का अनुमान है कि 1.5 बरस लगेगा, वापस घर नहीं जाएंगे। जहाँ पर शाम हुआ वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। लोग बता रहे हैं कि काम बड़ा कठिन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि काम कठिन है, इसीलिए हमको करना है। अगर हमारी हिम्मत नहीं होगी करने की, तो किस लड़के की हिम्मत होगी करने की? इसीलिए ये करने आए हैं। ये भोजपुरी का एरिया है। कहावत आप सुने होंगे, बज के बुझना और बुझ के बजना। हम दूसरे कैटेगरी वाले हैं, बुझ के बजने वाले हैं। सब समझ बूझ कर आए हैं कि करने में कितनी ताकत लगेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कौन सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। वो सब सोच समझ कर आए हैं और बिना जीते यहाँ से जाएंगे नहीं। ये भी आप गांठ बांध कर रखिए। नहीं टिकने पाएगा, कोई नहीं टिकने पाएगा। एक बार समाज अगर संगठित हो गया, लोग एक साथ आ गए, तो उसके बाद चुनाव में कोई टिकने वाला नहीं है। अभी 2 साल 1 साल मेहनत करके समाज में अच्छे लोगों को लाना है। आप बताइए, सेना का जब आप गठन करते हैं, सेना बनाते हैं, तो उसके विज्ञापन में क्या आता है? सेना के विज्ञापन में भर्ती के लिए क्या आता है कि आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 8 इंच, आपको 5 किलोमीटर दौड़ने आना चाहिए, आपका सीना ये का साइज ये होना चाहिए। उसमें ये नहीं आता है कि श्रीलंका से कैसे लड़िएगा और बांग्लादेश से कैसे लड़िएगा। एक बार सही लोग सेना में भर्ती हो जाए तो उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है। उसके हाथ में सही हथियार पकड़ा दीजिएगा तो अपने आप सामने वाले को ठोक देगा। एक का जो प्रयास है समाज में सब अच्छे लोगों को साथ में जोड़ने का है। 30 वर्ष से, पिछले 30 वर्ष से बिहार में जितने लोग एमपी बने, जितने लोग एमएलए बने, चाहे दल कोई भी हो, आप उसकी सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही सरकार चलाते जा रहे हैं। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे वही आज नीतीश जी के साथ है। कल आप दल बनाइएगा तो आपके साथ आएंगे। जो पहले कांग्रेस की पॉलिटिक्स करता था वही आज बीजेपी की पॉलिटिक्स करने लगा। नए आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता बनाने नहीं आए हैं। जिसमें ताकत है कि नहीं साथ में आकर नया मंच बनाया जा सकता है, उसको ढूंढने आए हैं। जिसको ये है कि एक ईंट प्रशांत किशोर की है, एक ईंट आपकी भी होनी चाहिए। दल जितना प्रशांत किशोर का, उतना दल आपका भी होना चाहिए। ऐसी सोच लेने वाले लोगों को ढूंढने निकले हैं। कार्यकर्ता बनाने और झंडा लेकर घूमने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कैसे होगा, बिहार में बहुत मुश्किल है।
मैं आपको बता रहा हूं ये संभव है। 100 साल पहले इस देश में किया गया है। आजादी की लड़ाई से पहले, आजादी की लड़ाई में तो कुछ काम करना होता था, उससे जुड़ना होता था, तो आप क्या करते थे? तब की कांग्रेस, आज वाली नहीं, महात्मा गांधी वाली कांग्रेस में जाकर शामिल होना होता था। एक बार कांग्रेस में आप शामिल हो गए तो आपको लगता था कि आजादी की लड़ाई में आप जुड़ गए। आपकी क्षमता के मुताबिक आपको कुछ न कुछ करने को मिल जाता था। तो कोई आदमी गांव में प्रभात फेरी निकाला, कोई आदमी अखबार निकालने में मदद किया, किसी ने ऑर्गेनाइजेशन संगठन का काम संभाला, तो कोई धरने पर बैठा, कोई जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बना, तो किसी ने अहिंसा की बात की, कोई जाकर असेंबली में बम फेंक कर आया। वो सारे लोग जिसको आप आजादी का बड़ा लीडर मानते हैं, उसमें ज्यादातर लोग कांग्रेस के थे। कभी आपने सोचा कि वो कांग्रेस के क्यों थे? उस समय भी तो जाति थी। उस समय लोगों ने बहुत दल क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि कांग्रेस की वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें लोगों को लगता था कि अगर हम इससे जुड़ जाएं तो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा दल बनाना चाहते हैं बिहार में। इसकी वजह दो है। ये क्यों बिहार में किया जा सकता है? क्योंकि बिहार में विकास के नजरिए से इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक और बड़ी बात है, बिहार की मिट्टी में वो ताकत है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लड़कों को और कुछ आए चाहे नहीं, राजनीति खूब बढ़िया आती है। जिसके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, 5 लड़कों को चाय की दुकान पर बैठा दीजिए, दिन भर में आपको देश भर का राजनीति समझा देगा। यहाँ की मिट्टी की वो ताकत है। जैसे गुजरात के लोगों को बिजनेस की समझ है, वैसे यूपी बिहार में लड़कों को राजनीति की समझ है। मेरा ये पूरा दृढ़ यकीन है कि अगर लोगों को साथ में लिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जाए, तो ऐसा दल बन सकता है जिसमें सही लोग हों, सही सोच हो और सब मिलकर प्रयास करें, जिससे एक बेहतर बिहार का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने अपना जीवन इसके लिए अगले कई वर्ष इसके लिए समर्पित किया है। सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं और आगे यहीं खूंटा गाड़ कर बैठे हैं, छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बहुत लोग बता रहे हैं, अरे अभी तो आए हैं, कितना दिन रहेंगे, देखिए कुछ कर पाते हैं कि नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए, कहनी पर कथनी पर मत जाइए, करनी को देखिए। अभी जो कह रहा हूँ इस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर आदमी जो सामने खड़ा होता है वो अच्छा ही बोलता है। आप मेरे काम को अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल देखिए। अभी तो वोट है नहीं, लेकिन जब मन की पूरी संतुष्टि हो जाए, आपको लगे कि नहीं ये काम ठीक है, ये सोच ठीक है, इसी से आगे बिहार को बदला जा सकता है, तो पूरी ताकत से आइए और उस मंच की, उस सोच के संस्थापक बनने आइए, वर्कर बनने मत आइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ और अब आपके मन में जितने प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। कोई घबराहट नहीं है। और जिसको सेल्फी खींचना है, यहाँ से उतरेंगे तो सेल्फी खींचिएगा, लेकिन सेल्फी खींचने से बिहार नहीं बदलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।